मैं हूं आपकी बायो टीचर शिवानी चक्रवर्ती और आपका वेलकम है विज्ञान श्रोतालय के चैनल पे। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे और आज मैं आपके सामने जो नया टॉपिक लेके आई हूं वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड एक चैप्टर है जो हर एक डोमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फिर आप एकेडमिक सेशन में पढ़ो, चाहे वो फिर आप एंट्रेंस की तैयारी के लिए करो, एंट्रेंस में आप ग्रेजुएशन या फिर नीट या फिर पैरामेडिकल के कोई भी कोर्सेज़ की तैयारी करते हो, उसमें ये चैप्टर्स और ये टॉपिक आपको कंपलसरी तैयार करना ही होता है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अपने एग्ज़ाम्स में देखने को मिल जाता है। तो आज का जो ये वीडियो मैं आपके सामने लेके आई हूँ वो आपके डिमांड पे हिंदी लैंग्वेज में लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये रहता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट में पढ़ती रहती हूँ कि मैम हिंदी में आप कब बनाओगे। तो मैंने ज़्यादातर अपने वीडियोज़ को हिंदी लैंग्वेज में ही जो है शूट किया हुआ है। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम एनिमल फिजियोलॉजी का एक पार्ट है और सबसे पहले आज ये जो मैं वीडियो आपके सामने लेके आई हूँ वो पार्ट 1 पे है, क्योंकि हम सारे टॉपिक्स को एक ही बार में डील नहीं कर सकते। मैंने उसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करके वीडियोस मैंने जो है बनाया हुआ है और मैं धीरे धीरे अपलोड करूँगी। और अगर आपको मेरा चैनल और मेरे वीडियोस जो है पसंद आता है, समझ में आता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करती हूँ तो रेस्पिरेशन पे पहले हम बात करेंगे। और रेस्पिरेशन, जिसको हम हिंदी में श्वसन कहते हैं, वो हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। हर एक जीव सांस लेता है, हर एक ऑर्गेनिज्म सांस लेता है और विदाउट रेस्पिरेशन वो जो है अर्थ पे सरवाइव नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी प्लांट हो, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, या फिर चाहे वो कोई इंसान ही क्यों ना हो, हम या आप जैसे। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में मैं आपको यही बताऊंगी, जो हमारे रेस्पिरेशन होते हैं या हम या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो रेस्पिरेशन करता है उसके कई सारे एक तरीके से कह सकते हैं फंक्शंस होते हैं। वो बहुत सारे काम करता है हमारी बॉडी में, जैसे कि हमारी बॉडी को जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, नीड होती है, वो पर्टिकुलर रेस्पिरेशन के थ्रू वो उसको फुलफ़िल करता है। बहुत सारे केमिकल एक्टिविटीज़ होते हैं जो हमारी बॉडी जो है डन करती है, या आप कह सकते हो कि पूरी करती है। उन सारे फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी यूज़ होता है और ये सारे एनर्जीज़ जो है वो आपको रेस्पिरेशन के थ्रू मिलता है। ये आपकी बॉडी में एनर्जी का मेटाबॉलिज्म और आपकी केमिकल एक्टिविटीज़ में को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा ऑर्गेनिज्म में या इंसान में, ह्यूमन में डिफरेंट टाइप्स के जो पैरामीटर्स होते हैं, लाइक ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, एसिड बैलेंस। एसिड बैलेंस को हम होम्योस्टैटिस कहते हैं। होम्योस्टैटिस में हम ज़्यादातर बात करते हैं बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में, और हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में मेनली एक्सक्रिएटरी सिस्टम का बहुत ज़्यादा रोल देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। सो चलिए आइए जानते हैं व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, श्वसन होता क्या है। तो जनरली श्वसन हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि हम सांस ले रहे हैं, वही श्वसन है। लेकिन अगर मैं मेडिकल लैंग्वेज में बात करूं या फिर हम अपने साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें कि रेस्पिरेशन क्या है, तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, किसी भी कार्बनिक यौगिक को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। यानी ऐसा प्रोसेस जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कार्बोहाइड्रेट, लाइक फैट्स, लाइक प्रोटीन, लाइक एंजाइम, लाइक न्यूक्लिक एसिड, ये सारे के सारे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो आपकी बॉडी भी फॉर्म करते हैं। और जहाँ आपकी बॉडी इसको फॉर्म करती है उसको हम क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स, राइट। तो बेसिकली हमारे ये सारे कंपाउंड्स जो बॉडी फॉर्म कर रही है वो जब ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, जिसको हम हिंदी में ऑक्सीकृत कहते हैं, जब वो पर्टिकुलर ऑक्सीडाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है, तो इनके ऑक्सीडाइजेशन से हमारे सेल्स में क्या करती है, हमारी सेल्स एनर्जी रिलीज करते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप ध्यान दें, यहाँ पे एक स्टेटमेंट आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, आपकी बॉडी के सेल्स में हो रहा है। वो सेल्स जो आपकी बॉडी को फॉर्म कर रहा है, जिसको हम यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं, उस सेल्स में
पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज्ड होते हैं और उनके ऑक्सीडाइजेशन से एनर्जी रिलीज होती है, और जहाँ उनके ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज हुई उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। तो बेसिकली हम जो करते हैं वो ब्रीथिंग होता है, और हमारी बॉडी की सेल्स जो करती है उसे रेस्पिरेशन कहते हैं। इसीलिए कहीं कहीं पे आप देखोगे कि किताबों में लिखा होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, क्योंकि वो ये मेंशन करना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहता है कि रेस्पिरेशन हमारी सेल्स करती है। और वो कैसे करती है रेस्पिरेशन? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके रेस्पिरेशन करती है। बात समझ में आ गया? तो हमने रेस्पिरेशन का मतलब क्या जाना कि रेस्पिरेशन एक लाइन का कॉन्सेप्ट है कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे सेल में होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से होता है। जहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड हुआ, उसका ऑक्सीडेशन हुआ, एनर्जी रिलीज करा हमारे सेल ने, दैट इज रेस्पिरेशन। ओके, आई होप आपको रेस्पिरेशन का डेफिनेशन और रेस्पिरेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ओके, नाउ सो बेसिकली हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, और यहाँ पे मैंने एक साइंटिस्ट का नाम भी मेंशन किया है जिनका नाम है जीएस कार्टर। जीएस कार्टर जैसे साइंटिस्ट ने क्या बताया कि जो रेस्पिरेशन होता है उसको 3 स्टेजेस में आप बांट सकते हो, राइट। ये जो 3 स्टेजेस है इसको हम ऐसे नाम ले सकते हैं: एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। क्योंकि बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं रेस्पिरेशन को लेके, तो ये कार्टर ने इस पर्टिकुलर कंफ्यूजन को बहुत अच्छे से क्लेरिफाई करके हमें इसके 3 स्टेजेस में बांट के हमें रेस्पिरेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया। चलिए देखते हैं। सबसे पहला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। बेसिकली एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को आप कॉमनली या हम कॉमनली वेंटिलेशन कहते हैं। वेंटिलेशन में क्या हो रहा है कि गैसियस एक्सचेंज जो हो रहा है वो आपके लंग्स के और आपके इन्वायरमेंट के बीच में हो रहा है। अब बात आ रही है कि मैम रेस्पिरेशन पे बात कर रहे थे तो लंग्स कहाँ से बीच में आ गया? तो यहाँ पे जो लंग्स है, यानी जिसको हम फेफड़ा कहते हैं हिंदी में, वो पर्टिकुलर आपकी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक मेन ऑर्गन माना जाता है, जिसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहता है। विदाउट लंग्स के हमारी बॉडी कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं कर सकती। इवन आपकी ब्लड को फिल्टर करने का काम भी उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को और अदर डिफरेंट गैसेस को अलग करने का काम भी आपका लंग्स करता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑर्गन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि हमारे बॉडी में हाथ और पैर का, अगर एक हाथ चला जाता है तो हम एक हाथ से बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते, है ना। या अगर बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, एक वाइटल ऑर्गन काम ना करे, किडनी या लीवर या लंग्स, तो हमारी बॉडी के वो मेन फंक्शंस रुक जाता है, बॉडी काम नहीं करती। वैसे ही आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को चलाने के लिए 2 लोग होते हैं, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक और एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ट्रैक से पर्टिकुलर एयर जो होता है, यानी जो गैस आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है, वो गैसियस एक्सचेंज आपकी बॉडी में लंग्स तक यानी ट्रांसफ़र किया जाता है। और लंग्स क्या करता है, उस पर्टिकुलर गैसेस को एब्जॉर्ब करता है, फिल्टर आउट करता है, और उसके बाद जो वेस्ट या जो पॉइजनस गैसेस होते हैं उसको बॉडी से बाहर रिलीज कर लेता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि लंग्स का मेन काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स का फिल्टर अप करना, यानी वो उसको फिल्टरिंग करता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की। सो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसको हमने वेंटिलेशन कहा, और जस्ट एक लाइन का कॉन्सेप्ट यही है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में कि यहाँ पे जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वो आपके पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट और आपके लंग्स के बीच में हो रहा है। दैट मीन्स कि अभी आप सांस ले रहे हो, आप ब्रीथ कर रहे हो, तो आपके आसपास के इन्वायरमेंट में जो भी आप गैस ले रहे हो, बेसिकली हम ह्यूमन बीइंग ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन हमारे सेल्स को जो है एनर्जी और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो हमारी जो बॉडी की सेल्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, उसको रिलीज करती है, जो हम इन्वायरमेंट को देते हैं, प्लांट्स को देते हैं, और प्लांट से हमको फिर ऑक्सीजन लेना होता है जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पे जो सिनेरियो चल रहा है कि अभी आप सांस ले रहे हो और उस कंडीशन में इन्वायरमेंट से जो आपने लिया, जो गैस आपने इंटेक किया, वो गैस आपका ऑक्सीजन हुआ, और या
उस गैस में जो भी मिक्सचर और भी बहुत सारे गैस हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, आपके आसपास पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो आपको वो सारे गैसेस भी आप रेस्पिरेशन के थ्रू इंटेक कर रहे हो। तो जो भी गैसेस आपने लिया वो आपके बॉडी में उसका मेन डायरेक्शन होता है लंग्स तक पहुंचना। तो इन्वायरमेंट और लंग्स के बीच में एक रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट और लंग्स के बीच में रिलेशन गैसियस एक्सचेंज का हो रहा है, उन दोनों के बीच में गैसेस क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहा है। यानी लंग्स उनको, हमारे इन्वायरमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है और हमारा इन्वायरमेंट हमारे लंग्स को ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड कर रहा है। तो उन दोनों के बीच में ये जो गैसियस एक्सचेंज है इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहेंगे। गॉट इट। तो ये हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड, इंटरनल रेस्पिरेशन की। अगर मैं इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो गैसियस एक्सचेंज आपको देखने को मिल रहा है वो अब सेकेंड नंबर पे है, वो अभी लंग्स के पास चला गया है। अब वो गैस क्या करेगा, लंग्स से ब्लड में जाएगा, ठीक है। मतलब कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अपने, जस्ट वेट, ओके, नहीं मैं कुछ और कलर ले लेती हूँ, लाइक पिंक, ओके। तो सबसे पहले आपके इन्वायरमेंट से आपका जो गैस है वो अंदर गया लंग्स में, राइट। और इन्वायरमेंट और लंग्स के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, वो हमने उसे बोला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब ये जो लंग्स में गया, लंग्स के बाद हम क्या देखते हैं कि लंग्स में जाने के बाद अब वो लंग्स क्या करती है, उसको फिल्टर करती है, ठीक है। और फिर फिल्टर करने के बाद वो जो गैस है वो आपकी बॉडी के ब्लड में जाता है। ब्लड उसको क्या करती है, इनटेक करती है, एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। अब ब्लड में गया और ब्लड से फिर वो कहाँ जाता है, टिश्यू फ्लूइड में जाता है। तो जब गैसियस एक्सचेंज आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और लंग्स के बीच में हो रहा था तो वो हमारा था एक्सटर्नल, ठीक है। जब ब्लड से टिश्यू के बीच में हो रहा है तो वो हो गया हमारा इंटरनल, क्योंकि बॉडी के अंदर हो रहा है तो ब्लड से टिश्यू ले रही है, ठीक है। और जब सेलुलर की बात करें तो सेलुलर में क्या हो रहा है कि आपका पर्टिकुलर, जो मैंने रेस्पिरेशन का डेफिनेशन बोला कि अब वो जो गैस है या जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सेल्स के अंदर है वो क्या करेगी, उस पर्टिकुलर ऑक्सीजन को लेके उस हमारे सेल्स के अंदर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको ऑक्सीडाइज कर लेगी। जहाँ उसने उसको पर्टिकुलर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको ऑक्सीडाइज किया, हमारी सेल क्या करेगी, एनर्जी रिलीज कर देगी और हमको जो है एनर्जी, हम उसको क्या, उस पर्टिकुलर एनर्जी को हम क्या करेंगे, यूटिलाइज करते रहेंगे। चाहे हम बात कर रहे हैं, चाहे हम देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी हम बॉडी में जितने भी फंक्शंस करते हैं 24 आवर्स, हमको एनर्जी की नीड होती है और वो एनर्जी हमको इस तरीके से मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 3 चीज स्टेप्स में, एक्सटर्नल, इंटरनल और सेलुलर। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। एक्सटर्नल में जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और लंग्स के बीच में हो रहा है। उसके बाद इंटरनल में वो पर्टिकुलर लंग से जो गैसेस है फिल्टर आउट होने के बाद ब्लड से टिश्यू की तरफ मूव कर रहे हैं तो वो हमारा इंटरनल है। और टिश्यू से सेल्स ने लिया और सेल्स ने उसको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आई होप कि आपको स्टेप समझ में आ गया कि किस तरीके से रेस्पिरेशन को आप बांट सकते हो, ठीक है, इंटरनल, एक्सटर्नल और सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, प्रकार। अगर हम प्रकार की बात करें, रेस्पिरेशन, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, तो मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट इज एनारोबिक एंड सेकंड इज एरोबिक। एनारोबिक, लाइक हम इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, अनऑक्सी श्वसन, और एरोबिक दैट मीन्स की ऑक्सी श्वसन। सो आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा, एनारोबिक का मतलब होता है जहाँ पे ऐसा रेस्पिरेशन प्रोसेस या रेस्पिरेशन आप कह सकते हो जहाँ पे ऑक्सीजन जो है अवेलेबल नहीं है। मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जहाँ पे ऑक्सीजन की कोई नीड नहीं है, ऑक्सीजन एब्सेंट चल रहा है, विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन हो रहा है, उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और जहाँ पे रेस्पिरेशन को होने के लिए ऑक्सीजन की नीड है, ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उस रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन।
बात समझ में आ रही है? तो ये एरोबिक और एनारोबिक में क्या है, ऑक्सीजन का मेन फंडा है। ऑक्सीजन है तो एरोबिक, ऑक्सीजन नहीं है तो एनएरोबिक। तो चलिए सबसे पहले हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो जैसा कि मैंने अभी आपसे बोला कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो आपका एब्सेंट चल रहा है। ऑक्सीजन क्या चल रहा है, एब्सेंट चल रहा है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, रेस्पिरेशन हो जा रहा है विदाउट ऑक्सीजन के, उसे हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और ऐसा रेस्पिरेशन कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आपको जनरली ऐसा रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा। साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब फ्लूइड, यानी सेल के फ्लूइड को, सेल के पानी को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म में ज़्यादातर एनएरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। अब जनरली जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो एनर्जी भी कम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि एनर्जी हमने क्या देखा कि सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज किया जा रहा था, जिससे एनर्जी आपकी प्रोड्यूस हो रही थी बहुत ज़्यादा अमाउंट में। लेकिन जहाँ पे एनर्जी कम है, दैट मीन्स कि वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम है या ऑक्सीजन है ही नहीं। तो ऑक्सीजन ना होने की वजह से यहाँ पे एनर्जी बन तो रही है, प्रोड्यूस तो हो रही है, लेकिन एनर्जी का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कंप्लीटली तरीके से नहीं हो रहा है, बल्कि इनकम्प्लीट तरीके से हो रहा है। तो जहाँ पे इनकम्प्लीट तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है, वहाँ पे आपकी एनर्जी यील्डिंग भी बहुत कम होती है। और जहाँ पे एनर्जी यील्डिंग कम है और ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन इनकम्प्लीट तरीके से है, ऑब्वियसली वहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है। बात समझ में आ रही है? और ऐसा रेस्पिरेशन एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है, जहाँ पे इतने सारे कंडीशंस आपको देखने को मिल जाते हैं। और उनका जो ज़्यादातर जो बेस्ट लोकेशन आपको बॉडी में देखने को मिलता है वो है आपकी सेल का फ्लूइड, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। बहुत बार कंपटीशन और मेडिकल एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि बहुत बेसिक होता है, बट कभी कभी ये क्वेश्चंस हम बहुत जल्दी मिस कर देते हैं या हमारे दिमाग में नहीं आता, या हम कंफ्यूज रहते हैं अपने चारों ऑप्शन को लेकर। नेक्स्ट इज व्हाट, दैट इज फाइनल प्रोडक्ट। अगर ऐसा रेस्पिरेशन हो रहा है तो इस रेस्पिरेशन में प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है? तो प्रोडक्ट में, बेस्ट प्रोडक्ट में आपको लैक्टिक एसिड और अल्कोहल, जो शराब वगैरह बनती है, जो अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है, हम कहते हैं कि फर्मेंटेशन से होता है। हम ग्रेप्स को और दूसरे ग्रेन्स को फर्मेंटेट करके अल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं। तो अल्कोहल के प्रोडक्शंस में जो बैक्टीरियाज और जो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं अल्कोहल के प्रोडक्शंस में, वो उस टाइम पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। यानी वहाँ पे इनकम्प्लीट तरीके से आपका क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन बिल्कुल भी एब्सेंट होता है। इवन आपकी बॉडी में कुछ ऐसे पर्टिकुलर सेल्स होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम या ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। वो मैंने एग्जांपल दिया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दैट इज आरबीसी एंड मसल सेल्स। आपकी जो मसल सेल्स होती है वहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और आपकी जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो भी आपके एनएरोबिक रेस्पिरेशन को डन करता है। नेक्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है या रिक्वायरमेंट है, और ऐसा प्रोसेस जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिल जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो आप सोच ही सकते हो कि जस्ट एनारोबिक प्रोसेस एनारोबिक रेस्पिरेशन का ऑपोजिट होगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कंप्लीट तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, और एनर्जी का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कंप्लीटली तरीके से ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करता है। इसीलिए हमारी बॉडी का जो सेल होता है वो ये प्रोसेस करके ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्रोड्यूस करती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिलीज किया जाता है, और जो कि हमारे प्लांट्स उसको ले लेते हैं, और प्लांट से फिर हम ऑक्सीजन ले लेते हैं।
तो इस तरीके से आप देख सकते हो जितने भी हायर प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और एरोबिक रेस्पिरेशन का जो लोकेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो लोकेशन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन का डेफिनेशन। तो आज की क्लास में हमने ये सारी चीज़ों के बारे में बात की जो कि पार्ट 1 था। बहुत जल्दी मैं पार्ट 2 भी आपके सामने लेके आऊँगी, और पार्ट 2 में हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेसिकली हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि दो चीज़ों से कंसिस्ट करता है, एक है रेस्पिरेटरी ट्रैक और एक है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और हम बात करेंगे सबसे पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक से। ओके, तो आज का ये लेक्चर वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। अगर आपको मेरा लेक्चर वीडियो पसंद आता है और समझ में भी आता है तो आप बिल्कुल भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।